बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एग्जिट पोल और एग्जिट पोल का समय बस आ गया है। अब सामने हमारे 6:31 पर पहला पोल का डेटा वो आपकी स्क्रीन पर हम दे देंगे, क्योंकि तब तक हम इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं दे सकते हैं। अंतिम वोटर जब तक वोट न डाल ले तब तक एग्जिट पोल का डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, और वो जो डेडलाइन है वो 6:30 बजे की है। तो 5 मिनट प्राची हमारे पास है, और हमने बंगाल की ज्यादा बात की। इसका मतलब ये नहीं केवल बंगाल का एग्जिट पोल रखेंगे आपके सामने, 5 राज्यों का एग्जिट पोल आएगा। एग्जिट पोल स्टूडियो में आ चुका है, मनोज कुमार सिंह जी स्टूडियो में आ गए हैं, कागज वागज सब लेकर के सबने आए आमने। सर हो गया सब फाइनल डेटा सारे राज्यों का? 5 मिनट में आपसे पूछ नहीं सकता हूं, लेकिन आप चाहें तो बता सकते हैं। जिम्मेदारी आपकी। नहीं, पहले हम लोग इस पर काफी चर्चाएं कर चुके हैं, और उससे कहीं मैं अलग नहीं हूं। जो चर्चाएं में आया है वही डेटा में भी आएगा। तो उस चर्चा पे हम लोग गौर करें कि पीछे हम लोग ने क्या चर्चा किया था, और उसी पे हम लोग अनुमान लगाएं। अच्छा, तो ज्यादा बेहतर। कहीं कोई सरप्राइज 5 राज्यों में? मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा दिख रहा है। टीजर ऐसे नहीं दिया जाता है। टीजर ये दिए कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ दिलचस्प होने वाला है। अगर आप ये कहिए कि पहले जो डिस्कशन हो चुका था उससे बड़ा उलटफेर, हाँ, तो फिर तो मामला ही खराब। फिर तो दर्शक ऐसे ही सोचेंगे। नहीं, वो तो चैनल खुद कर रहा है, तो अब हम उसमें क्यों आगे बढ़ूं? मैं तो बस उतना ही चलाएंगे। नहीं, जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, ऐसे सारे नेता कहते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा पेट बहुत था। जब हर चुनाव के बाद जब पत्रकार उनसे पूछते थे तो कहते थे कि चौंकाने वाला नतीजा आएगा। चौंकाने वाला नतीजा है। तो कोई भी नतीजा होगा तो चौंकाने वाला ही होता था। तो वो चौंकाने वाला नतीजा होगा। हर चुनाव के पहले उन्होंने, और एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताया, 99 का इलेक्शन था लोकसभा का, 54 सीटें होती थी बिहार में। तो लालू यादव ने कहा कि हम सारी सीटें जीतेंगे। भाई सब कहा चला कि लालू यादव ने कहा सारी सीटें जीतेंगे। जब चुनाव के नतीजे आए तो लालू यादव की पार्टी को 7 सीटें मिली, और एनडीए का लैंडस्लाइड था। मतलब दोनों बिहार उस समय बटा नहीं था, तो लैंडस्लाइड था। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप तो कह रहे थे कि हम सब जीतेंगे, तो उन्होंने कहा तो कि क्या कहते पहले कि सब हार जाएंगे। सही बात है। तो अब ये नेता तो कहता ही है कि हम सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन उसमें सीताराम केसरी बताइए आपके लिए, क्योंकि बंगाल की ज्यादा उत्सुकता है लोगों में जानने की, मगर बंगाल समझते हुए मतलब कौन से स्टेट में सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन हुआ? नहीं, नेचुरली बंगाल में ही हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस तरह का फाइट है पिछले, इसी इलेक्शन की बात नहीं है, जब से मोदी सरकार आई है सबसे ज्यादा अग्रेसिवली उन्होंने बंगाल को परस्यू किया है, और सबसे ज्यादा अग्रेसिवली ममता बनर्जी ने उनको रोका है सक्सेसफुली। तो बंगाल ही सबसे इंटरेस्टिंग इलेक्शन। बंगाल के अलावा बाकी 4 राज्यों में? मैं तमिलनाडु और केरल गई नहीं हूँ, तो मैं जहाँ ग्राउंड पे नहीं जाती हूँ मैं ज्यादा कमेंट नहीं करती हूँ। असम का इलेक्शन देखिए, वहाँ पे काम बीजेपी सरकार का लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के काम की तारीफ है वहाँ पे। मुझे कभी समझ में नहीं आता है कि वो क्यों इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्योंकि उसका कोई असम में ट्रैक्शन ही नहीं है। उनका काम काफ़ी है, तो वो अपने काम पे फोकस करे, काम की बात करे। वो बहुत ज़्यादा पोलराइज करने की असम में कोशिश करते हैं। मुझे लगता है वो नेशनल ऑडियंस के लिए ज़्यादा करते हैं, असम की ऑडियंस के लिए तो ये बात का कोई मायने भी नहीं है। तो वो एक असम का ये फैक्टर है कि कितना ये ट्रांसलेट होता है इन पोलराइजेशन ऑन द ग्राउंड, लेकिन ये नहीं होने वाला। बाकी असम में जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस बार ये है कि गौरव गोगोई को लेके उत्सुकता है। जो पहले कांग्रेस को, इसके पहला जो चुनाव था 5 साल पहले, तब जिस तरह से राइट ऑफ लोग कर रहे थे उतना अभी कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं गौरव गोगोई, क्योंकि एक तो यंग लीडर है, दूसरा उनके जो पिता थे वो आज भी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनको लोग बहुत प्रेम करते हैं ग्राउंड पे, तो उनके लिए लोग उत्सुक हैं। लेकिन वो उत्सुकता बहुत लेट एक तो कांग्रेस ने किया है हमेशा की तरह, और उस तरह जिस तरह का काम बीजेपी का वहां पे जो लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उतना वो उसको कवर कर। 4 मिनट बचे, मतलब भाई असम में बीजेपी अहेड अगर है तो उसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी अगर अभी डेटा में वो दिख जाए हमको। जी, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, मुझे लगता है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू प्रदीप जी, मुझे लगता है एग्जिट पोल्स आर फॉर एंटरटेनमेंट वैल्यू, क्योंकि जो चीज होनी है वो तो स्पष्ट होगी। इस पर हम भी बोलेंगे, दो उदाहरण देंगे एग्जिट पोल, मतलब सर्वे और एग्जिट पोल मिला के। हाँ बताइए ना। अभी नहीं बताएंगे, ऑन एयर बताएंगे। ऑन एयर है। 2 आपको बता रहे हैं। एक 2007 या 2012 का गुजरात का चुनाव था। एनडीटीवी ने सबसे बड़े सैंपल साइज का ओपिनियन पोल कराया। 2007 का था। साथ में ना हंसा कंपनी थी, उसने किया था, और कहा था कि इससे बड़ा सैंपल साइज हो नहीं सकता किसी स्टेट इलेक्शन के लिए। औंधे मुंह गिरा। जो रिजल्ट उस सर्वे का था उसका ठीक उल्टा आया। इसी तरह से 2017 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पोलिंग 5वें फेज में थी। हम उत्तर प्रदेश घूम के लौट रहे थे, लखनऊ एयरपोर्ट पर हमको CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार जी मिले। तो मैंने देखा बोर्डिंग की लाइन में लगे हुए, तो मैं चला गया। मैंने पूछा कि आपने तो एग्जिट पोल कर लिया होगा। बोले नहीं, हम तो पोस्ट पोल करते हैं, तो ये तो अभी आज चुनाव चल रहा है, अब इसका कल करेंगे।
तो हमने कहा 4 फेज का तो कर लिया होगा। बोले हाँ। तो हम बोले डेटा तो नहीं बताएंगे। हमने कहा इंडिकेशन क्या है? बोले समाजवादी पार्टी फ्रंट रनर है। अच्छा, 2017 में जी 325 सीट मिली बीजेपी को, 47 समाजवादी पार्टी को। कब खोलेगा आपका खून? नहीं, मेरा कभी खोलेगा नहीं, इसलिए नहीं खोलेगा कि कभी भी इस तरह का अभी तक डेटा नहीं दिया हूं मैं, जिसको लेकर ये हो। आपके साथ काफी लंबे समय से इंडिया टीवी के पास रह चुका हूं, देख चुका हूं और बहुत सारे चैनल देख चुका जी, ये कोई रिमार्क आपके ऊपर भी नहीं, उन्होंने कहा भी कि नहीं, आप- है, मगर नहीं, ये किसी मेरा भी तो- बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मेरा मैं वो नहीं कर लेकिन रहा हूं। हमारे अभी पीछे कई पोल्स चूंकि ऐसे नहीं, गलत नहीं, हुए बात भी बात वो भी 100% नहीं है। बात है कि 2 दिन और वेट कर लेंगे तो स्पष्ट हो ही जाएगा। हाँ, तो मेरा तो हमेशा मैं डेटा सर, भी बस देता हूं तो 1 यही मिनट बोलता का हूं। वक्त रह गया। 1 मिनट बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा। हम आपको पहले राज्य का एग्जिट पोल बताएंगे, आपको बताएंगे असम में क्या होने जा रहा है, केरला में क्या होने जा रहा है, तमिलनाडु में क्या होने जा रहा है, पश्चिम बंगाल जहां सबसे दिलचस्प मुकाबला रहा टीएमसी और बीजेपी के बीच में, वहां पर क्या होने जा रहा है। तो बस 1 मिनट का और इंतजार हमें करना होगा। 1 मिनट बाद अपनी स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि असम में बीजेपी की सीटें कितनी होंगी, कांग्रेस की सीटें कितनी होंगी, ये नंबर्स फरने शुरू हो जाएंगे। केरला में किसकी कितनी सीटें होंगी, ये नंबर्स फरने शुरू हो जाएंगे और सबसे ऊपर आपको बंगाल के नंबर दिखाई देंगे। 294 सीटें पश्चिम बंगाल की, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीजेपी ने डू और डाई का चुनाव इसे बना दिया, तो ममता बनर्जी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी रही। अब वो मजबूती ममता बनर्जी की कितनी काम आई है, ये थोड़ी ही देर में एग्जिट पोल में आपके सामने आ जाएगा। तो 20 सेकंड का और सिर्फ वक्त है। 20 सेकंड बाद सौरभ पहला आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने रखने जा मैं रहे भी हैं। देखना चाहता हूं पहला आंकड़ा जो है वो किस राज्य से आता है। आप देखें, बंगाल का डेटा आपको ऊपर मिलेगा स्क्रीन के टॉप हिस्से पर, असम केरल आपको लेफ्ट और राइट साइड पर मिलेंगे, और इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी, 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मनोज जी, असम का डेटा भी आएगा आपके सामने। तो एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा इंतजार है, बस किसी भी पल आपकी सर, स्क्रीन पर असम का होगा। आंकड़ा हमने रख दिया है। असम की जो टैली है वो भर गई है। अब देखिए, बीजेपी 85 से 95 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस की बात करें तो 25 से 32 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। यानी यहां असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। एक बार फिर से बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगा रही है। बीजेपी सरकार बना सकती है, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। 85 से 95 सीटें असम में मिल सकती हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी को, ये मेट्राइज का सर्वे है। मनोज जी हमारे साथ ही हैं। मनोज जी, असम में क्या देखा आपने कि बीजेपी एक बार फिर से विक्ट्री की तरफ? एग्जिट पोल आने के पहले अभी बता रही थी कि क्या कहा जाता, गौरव गोगोई को लेकर काफी उत्सुकता थी और कांग्रेस ने उनको लेट शुरुआत किया। मुझे लग रहा है कि जो शुरुआत किया वो तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन एंड बहुत खराब किया गया गौरव गोगोई के साथ। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने एक मैटर लेकर आए और वहां से जो फरार हुए, आपको याद रखना होगा कि जिस तरीके से शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में नहीं जा पा रहे थे, वही स्थिति उस समय हुई कि आप सही थे तो भागा के, और भाग गए तो फिर इस पे के टिके क्यों नहीं। तो वहां पे ये इलेक्शन इशू बन गया। ये इलेक्शन इशू लास्ट में पोल के लिए बना कि भाई कांग्रेस झूठ का नैरेटिव सेट करती है। तो जो मेरा मुख्यमंत्री है वो काफी पॉपुलर है, और योगी आदित्यनाथ जैसे इन्होंने बोला कि नेशनल फेम बनने के लिए वो अपना हिंदुत्व का हो जाए, एकदम 100%। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर इतना एग्रेसिव रहते हैं, और सिर्फ उनका भी वही स्थिति है। वहां पे जो पोलराइजेशन होना था वो हो चुका था, और वोट में कन्वर्ट भी होता। 85 से 95 आपने दिया है। पिछली बार जी। बीजेपी को 60 सीटें, और पहली बार को शायद 75 सीटें थी। पहली इस बार आपसे असम 15 बार। में बीजेपी अपने बहुमत पे सरकार बनाएगी। हमेशा वो अपनी उसकी बहुमत नहीं होती थी, वो अलायंस के थ्रू बनती थी। इस बार पहली बार बीजेपी वहां अपने सीटों के आधार पर वो अपना सरकार बनाएगी। इसमें हेमंता विश्व शर्मा का अपना भी बहुत popular बड़ा vote भी है। योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और ये आपका तो स्टेट है। देखिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा का फर्स्ट इलेक्शन है एज अ चीफ मिनिस्टर, एज एन इनकम्बेंट। उसके पहले तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। 2021 के चुनाव में तो उस टाइम तो सर्बानंद सोनोवाल थे। तो एज एन इनकम्बेंट वो पहली बार डिफेंड कर रहे हैं, विच इज वाई उन्होंने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जो जोर लगा दिया है असम में। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लोग उन्नयन मतलब विकास की बहुत बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। लोग वेलफेयर सुविधा, जन कल्याण की योजनाओं की बहुत बात कर रहे हैं। महिला वोटर बहुत बात कर रही है बीजेपी के बारे में। तो उनका काम ग्राउंड पे लोकप्रिय है,
इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि उनकी जो ये पोलराइजेशन की जो उनकी ये स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ नेशनल के लिए हो सकती है, क्योंकि असम में उसकी कोई जगह नहीं है। बल्कि कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह से मुख्यमंत्री को बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उनका काम हमको अच्छा लगता है तो आप अग्री कर रही है नंबर से? देखिए, मैं बिल्कुल सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं नंबर के गेम में फंसी नहीं सकती हूँ। अगर मैं फंस गई तो फिर मैं बीजेपी को मेजॉरिटी मिल सकती है। मैं अपने क्राफ्ट के साथ धोखाधड़ी करूंगी अगर मैं नंबर्स नहीं पूछ रहा, बीजेपी को मेजॉरिटी आ सकती है। बीजेपी की लोकप्रियता ग्राउंड पे कहीं कांग्रेस से कहीं ज्यादा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं। ठीक देवेंद्र। हाँ, इस नंबर्स पे मतलब इस बार के इलेक्शन में देखें आप तो ज़्यादातर लोगों से बात करने के बाद यही बात समझ में आ रही थी कि बीजेपी सेंचुरी लगा पाएगी कि नहीं, बीजेपी गठबंधन सेंचुरी लगा पाएगा या नहीं, इलेक्शन उस चीज़ का है। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इस पूरे इलेक्शन को अगर आप देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा सेंट्रिक इलेक्शन पूरा रहा है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने लगभग उनको फ्री हैंड दिया था कि इलेक्शन का पूरा मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार के कैंडिडेट सिलेक्शन, इन सारी चीज़ में उनका बहुत अहम रोल रहा था। आमतौर पर किसी राज्य में इतनी छूट प्रदेश इकाई को नहीं होती जितनी असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया गया था। दूसरी चीज़ की डेवलपमेंट के काम उन्होंने जिस प्रकार से करा है वो उनके पक्ष में रहा है। तीसरी चीज़ की जो डिलिमिटेशन हुआ उसके बाद सीटों का कंपोजिशन ऐसा हो गया है कि जो बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद इतनी सीटें हैं जिस पर बीजेपी अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से उन सीटों को जीत में कन्वर्ट करके सरकार बना ले। जी, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है बिल्कुल, इस बार के। देखिए वोट शेयर और दिखा देते हैं, वोट शेयर भी सामने आ गए हमारे सामने। बीजेपी को 45.5% वोट मिल सकता है, कांग्रेस की बात करें तो 39.8% वोट मिल सकता है, अदर्स के खाते में 14.7% वोट शेयर जा सकता है। तो बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकती है। 45.5% बीजेपी का वोट शेयर रह सकता है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 39.8% इसकी कांग्रेस का तुलना वोट शेयर 2021 से करनी चाहिए प्राची। तो 2021 में एनडीए को 44.5% वोट मिला था, मतलब 1% वोट बीजेपी का बढ़ सकता है। और ये तीसरा टर्म होगा बीजेपी जब के पास अगर ये नतीजे बन जाते हैं तो। दूसरी ओर जो गठबंधन है, कांग्रेस लेड गठबंधन जो है, उसका वोट गिर रहा है काफी। अब वो पिछली बार उनको लगभग 43.5% वोट आया था, मतलब वो 4% वोट का लॉस हो रहा है। बीजेपी 1% गेन कर रही है, कांग्रेस को 4% वोट का लॉस हो रहा है। सीटों में वो कमोबेश वही है जितना वो पिछली बार थी। दूसरा सौरभ जी रोक रहा हूं, इसमें जो उनका वोट कांग्रेस का गिर रहा है उसमें सबसे बड़ा कोई योगदान है वो महिलाओं का है। जो महिला पिछली बार कांग्रेस के साथ थी, इस बार मूव करते हुए बीजेपी की तरफ जाती थी। नहीं, इसमें एक फैक्टर और जोड़ना होगा। पिछली बार बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस था, वो दोनों मिलकर के साथ लड़े थे। जो अन्य का 14% हम लोग वोट देख रहे हैं वो AIUDF का वोट होगा जो कांग्रेस पार्टी से निकल गया। पिछली बार सिर्फ 1% का अंतर था दोनों के बीच में। लेकिन मुस्लिम वोट यहाँ पे भी ज्यादातर कंसोलिडेट ही होगा। हमने लोकसभा में भी देखा है कि बदरुद्दीन अजमल खुद अपनी सीट हारे हैं क्योंकि लोग कांग्रेस के पीछे। लेकिन अभी जो 39 और 45 का हो गया ना, जो 6% का अंतर है, वो अगर अजमल के साथ अलायंस होता तो नंबर ऑफ सीटें नहीं बढ़ती, वोट परसेंटेज कांग्रेस अलायंस का भी 44% तक पहुंच जाता। लेकिन वो एक जो अभी कहा देवेंद्र जी ने कि वो उस पर्टिकुलर इलाके में कंसोलिडेट करता है जो इलाका मुस्लिम बहुल कर दिया गया है। वो 2023 के बाद से जो परिसीमन के बाद दो चीजें बिल्कुल हुई है, जेरी मैंडरिंग की है वहां पे बिल्कुल हुई है। इस तरह से कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र रीडिफाइन किए हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन कम हुई है कई कंस्टिट्यूएंसीज में, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। दूसरी बात, एक आपने क्योंकि मुझे पहले पूछा था मुद्दा, एक बहुत बड़ा अंतर है कि जो 2021 का चुनाव था या जो 2016 का चुनाव था वो नरेंद्र मोदी के नाम पे था। तब लोग कहते थे मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आज जो भी भाजपा को वोट दे रहा है वो हेमंत बिस्वा शर्मा को। अच्छा, मोदी जी का नाम कम आ रहा है, लोकसभा में आता है लेकिन विधानसभा चुनाव में अब की बार नाम मुख्यमंत्री का। ये तो अचीवमेंट है हेमंत बिस्वा शर्मा की। वो तो देखिए वो फेस है पार्टी का। अब नरेंद्र मोदी असम में फेस नहीं है, जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फेस है भाजपा का, नरेंद्र मोदी नहीं है, वैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा अब असम में बीजेपी का फेस है। सर, असम में तीसरी बार बन सकती है भाजपा की सरकार, एग्जिट पोल बता रहा है मनोज जी का। बिल्कुल, जो जिस तरह की राजनीति है वहाँ और जिस तरह का कैंपेन चला है, कांग्रेस की जो हालत है, आज देखिए कांग्रेस के बड़े नेता से मतलब है गांधी परिवार, कितना कैंपेन किया उन्होंने। आपको दिखा कि उनके लिए वो मानकर चल रहे हो कि डू और डाई वाली सिचुएशन है असम में, ये जीतना ही है हमको किसी भी हालत में। इस तरह आपका पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले छोड़ के चला जाता है, आपका सिटिंग लोकसभा MP चला जाता है, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है कि कोई हमारा बड़ा नुकसान हो गया। वैसे गांधी परिवार ने कैंपेन सबसे पहले यही शुरू किया, प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गए। कितना कैंपेन, देखिए कैंपेन की तुलना तो जो आपका राइवल है उससे होगा ना। आप 3 बार गए या 4 बार गए, अगर दूसरा जो है 25 बार जा रहा है
तो आपके उस कैंपेन का कितना असर होगा? सर एक चीज और बता दें, क्योंकि और एग्जिट पोल भी आ गए हैं मेट्राइज के अलावा, तो एक्सेस बाय इंडिया बीजेपी को 88 से 100 सीटें दे रहा है। मतलब वही है लगभग रेंज जो है, शायद थोड़ा सा 1-2-5 सीटें ज्यादा ही मनोज जी के एग्जिट पोल से। इनफैक्ट इस उनके अलावा भी जो और एग्जिट पोल आए हैं मेट्राइज और एक्सेस के अलावा, सब में एनडीए को मेजोरिटी दिखाई दे रही है, बीजेपी को अपने दम पर मेजोरिटी दिखाई दे रही है। मनोज जी ने इस बात को क्लियर किया, पहली बार होगा जब बीजेपी बिना गठबंधन के साथियों की 65 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। जी सर। देखिए, मेरा मानना है कि बिल्कुल असम में जितना आपका जो परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, हो सकता है कि और कांग्रेस का वोट कम हो जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया था। देखिए, जब पैसे का अरेंजमेंट करना होता है तो जिस आदमी को इंचार्ज बनाया जाता है वो मामला है। कांग्रेस को जो समझते हैं, प्रियंका गांधी को इसलिए भेजा गया था गौरव को। अच्छा, दूसरा जिस तरह की विवादास्पद गौरव की पत्नी को लेकर के रहा, फिर पवन खेड़ा ने इनके ऊपर भी अटैक कर दिया, तो जो राह साह कसर थी वो राहुल गांधी और उनकी कंपनी जो उनके साथी हैं, वो प्रियंका गांधी का भी डैमेज कर दिया। शायद पता नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कभी बोला हो कि सही मायने में तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पवन खेड़ा सोच के गए थे कि प्रियंका इंचार्ज है तो और जरा बेड़ा गर्क हो जाए, ताकि किसी तरह से प्रियंका आगे के लिए कोई भविष्य न दिखाई दे। पहले भी उनको केरल भेज दिया यूपी के बजाय, जो 99 से यूपी में काम करती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि परिवार का जो हो सकता है मोहब्बत ने बहन के नाते स्नेह होना अलग बात है, लेकिन राजनीतिक ढंग से उनकी जो पूरी टीम है वो इस बात पे लगी रहती है कि प्रियंका गांधी को कितना कमजोर दिखा के साबित कर दें। सर, एक समस्या ये थी कांग्रेस के पास कि हेमंत विश्व शर्मा के बारे में एकदम धारणा सी थी कि कांग्रेस के भी 25-30 टिकट वो दिलवा रहे हैं और वो तय कर देते हैं कैंडिडेट, और कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है एक तरह से कॉम्प्रोमाइज रहती है और उसके हिसाब से टिकट दे देती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ से प्रियंका गांधी को लगाया गया ताकि बेहतर कैंडिडेट ही दिया जा सके। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से सौरभ, अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चूक वहां पर हुई जब इन लोगों ने रणनीति बनाई थी लगभग 7-8 महीने पहले कि इस बार के इलेक्शन को करप्शन के इर्द गिर्द लेके जाना है असम में। उस चीज को हेमंत बिस्वा शर्मा ने भांपा और उसके पहले ही उसको काउंटर करने के लिए गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, और उन सारी चीजों में कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर तरीके से नजर नहीं आ पाई। जबकि समझ में ये आ रहा था कि दिल्ली में जो बीजेपी है, मतलब बीजेपी का टॉप लीडरशिप, उनकी रणनीति शायद वो नहीं रही होगी, इस लिहाज से कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जितना बड़ा कुछ किया इस मामले को लेके, दिल्ली में बीजेपी ने वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया था। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति ये थी कि इससे पहले कि ये करप्शन का आरोप लगाएं, एक इतना बड़ा आरोप चस्पा कर दो कि यही वो सफाई देते फिरें, और कांग्रेस एकदम लगा ही नहीं कि असम में कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। ठीक है, और वो पोल में भी नजर आ रहा है, एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। सभी एग्जिट पोल असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। भाई, ये तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु का भी एग्जिट पोल आपके सामने रख देते हैं। तो तमिलनाडु के आंकड़े ये हैं कि तमिलनाडु में फिर से स्टालिन की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि फिर से स्टालिन की सरकार बन रही है। नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। डीएमके प्लस 122 से 132 सीटें, एनडीए को 87 से 100 सीटें, जबकि टीवीके की चर्चा बड़ी हो रही थी, एक्टर विजय की चर्चा बड़ी हो रही थी, तो ये 10 से 12 सीटें जीत सकते हैं। अदर्स के खाते में 0 से 6 सीटें जा सकती हैं। तो एक बार फिर से स्टालिन की सरकार बन रही है तमिलनाडु में, ये अब तय है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु में स्टालिन के सामने ज्यादा चुनौती एनडीए गठबंधन नहीं बन पाया। मनोज, बड़ा इंटरेस्टिंग नतीजा है ये एग्जिट पोल का। मतलब पहली ये सरकार रिपीट हो सकती है डीएमके अलायंस की, और एनडीए ने इस बार टक्कर ठीक ठाक दी है। 100 सीटों तक पहुंच भी सकता है एनडीए, बीजेपी, एआईए, डीएमके और अन्य पार्टियां। टीवी के एक्टर विजय सुपरस्टार अपनी डेब्यू इलेक्शन में 10 से 12 सीटें जीत सकते हैं। जी मनोज जी। देखिए, डीवीके का सबसे क्या है कि जब भी नई पार्टी का कोई एंट्री होता है तो उसका एग्जैक्ट आकलन लगाना सबके लिए मुश्किल होता है, और इस बार हम लोग को भी ये मुश्किल हुआ है। आम आदमी पार्टी की भी जब एंट्री हुई थी, चाहे यहाँ से हो चाहे गुजरात में उसकी एंट्री हुई थी नई पार्टी का, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल आता है। लेकिन टीवीके का एक चीज हम लोगों ने देखा, जिस उत्साह के साथ वो इंटर किए थे, 3 साल का उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन यूथ तो आया उनके साथ, लेकिन जो उम्मीद थी कि ग्रामीण वोटर उसके साथ जुट जाए, चूंकि उनका फेस इतना बड़ा था पिक्चर को लेकर और उसको लेकर उत्साह भी लोगों का था, अंत में आते आते डीएमके ने अपने बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से उसको काफी कवर किया है। डीएमके ने इस बार किया क्या, उसने कि एआईए डीएमके का जो बूथ मैपिंग किया उसने कि कहां पे इसकी कमजोर स्थिति है, और वैसे स्थिति में उन्होंने अपने लोगों को लगाकर उस जहां पे उनकी गैप थी उसको भरने की उन्होंने कोशिश किया है। तो एआईएम डीएमके के अंदर का जो बिखराव था, कोई बड़ा नेता उनके सामने नहीं खड़ा हो पाया, टीवीके को बीजे को छोड़ दिया जाए तो ऐसे स्थिति में डीएमके को फायदा हुआ है। लेकिन इस स्टेट में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मार्जिनल सीट भी इस बार देखिएगा कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। देखिए, जो मैं बता भी देता हूं, अलायंस की जो पिछली बार 2021 में सीटें थी, तो डीएमके अलायंस की 159 सीटें थी, 159,
तो वहां से उसको लगभग 30-35 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी वो मेजॉरिटी मार्क के ऊपर रह सकते हैं। एनडीए को पिछली बार 75 सीटें मिली थी, वो गेन कर रहा है, लेकिन उतनी चोट नहीं पहुंचा पा रहा डीएमके को कि वो उसको मैजिक नंबर के नीचे ले आए। विजय ने वोट किसका काटा, आप ये जानना चाहते होंगे तो वोट शेयर एक बार आपको दिखा देते हैं। तमिलनाडु में वोट शेयर डीएमके गठबंधन को 40.3%, एनडीए को 37.7%, मतलब 3% वोट का अंतर दोनों गठबंधनों के बीच में, और 17.5% वोट टीवीके को पहले ही चुनाव में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17.5% का डेब्यू तो बहुत अच्छा डेब्यू माना जाएगा। काफी नुकसान अच्छा किसका, ये वोट है किसका? ये इसमें यूथ का है जो डीएमके के साथ था, और वो लोग हैं जो एंटी इनकम्बेंसी, जिसको बीजेपी के पास या एआईडीएमके के पास जाना चाहिए था, जिससे उसको बेनिफिट हो सकता था, वो वहां न जाकर टीबीके के पास चला आया। तो क्या हुआ कि जो उसको नुकसान बड़ा होना चाहिए था, डीएमके को उन नुकसान से बचा। ये साफ दिख रहा है कि पिछली बार एआईएडीएमके का जो वोट शेयर था अलायंस का, वो लगभग 40% के करीब था। तो 2.5% वोट जो है वो कम हो रहा है एआईएडीएमके का, तो दिखता है कि नुकसान हुआ है उनका वोट। देखिए उनका भी नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत भाई। जब ये एक नया प्लेयर आता है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक का ही वोट लेगा, एंटी इनकम्बेंसी का वोट तो जाता ही है। लेकिन हम लोग जो लगातार तमिलनाडु देख रहे थे, उसमें विजय को लेकर के एक परसेप्शन था कि नॉर्थ तमिलनाडु ऊपर का इलाका जो है, चेन्नई खासतौर से, और उसके साथ होता हुआ डेल्टा के इलाके तक, जो उनका पुराना, हम इस आधार पर कह रहे हैं, कोई हम तमिलनाडु के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक फिल्म स्टार के तौर पर जो इनके फैन क्लब्स बने हुए थे, वो फैन क्लब्स इस इलाके में थे, नॉर्थ में और डेल्टा के इलाके में, ईस्टर्न पार्ट में जो तमिलनाडु का है, और उस इलाके में ही डीएमके, ये स्टालिन की पार्टी का भी असर है। और फिर नीचे भी आइएगा मदुरई तक, जो पुराना असर रहा है उस इलाके का, मतलब उस पार्टी का, तो उस इलाके में पुराना असर है इनका, फैन क्लब सबसे ज्यादा है नॉर्थ में, डेल्टा इलाके में, और साउथ में मदुरई में नीचे आकर के। तो इसका पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो जो वोट डैमेज करेंगे, वो वोट स्टालिन का होगा, डीएमके का होगा। दूसरे जोसेफ विजय हैं, उनके साथ क्रिश्चियन वोट कुछ जा सकता है, ये भी अगर हो जाता है तो नुकसान डीएमके का होगा, ये भी माना जा रहा था। तो ये नुकसान डीएमके का हुआ है, ज्यादा वोट उनको डीएमके के गए हैं। फायदा सिर्फ इतना हुआ है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट उनको डैमेज कर सकता था डीएमके को, और अन्ना डीएमके की तरफ जाता। देखिए वोट परसेंटेज लगभग बराबर है दोनों का, क्योंकि एक जो इसका बड़ा वोट आधार है, जो हम इसको देख रहे हैं, अभी हम लोग इसको आगे डिफाइन करेंगे, अन्ना डीएमके के वोट में बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। ये 2.5% का वोट जो है, ये कुछ भी वोट नहीं है जितना नुकसान होना चाहिए था। जिस तरह का डिवीजन है वहां, जिस तरह से शशिकला अलग पार्टी बना करके लड़ रही हैं, वो तो अंत में आप समझिए कि अमित शाह ने किसी तरह से टीटीवी दिनाकरण को लेके आए इस अलायंस में कि फेवर वोट का डिवीजन नहीं हुआ उतना, नहीं तो नुकसान तो बहुत बॉटम लाइन ज्यादा है जी, अगर डीएमके जीतती है तो टीवी के विजय की वजह से जीतेगी। विजय का फैक्टर होगा, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर डीएमके का अपना जो सोशल स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है। उनका वोट बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है डीएमके को, इतना नुकसान नहीं होना चाहिए था, उसका सोशल स्प्रेड बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि एनडीए को एज हो सकती है। उसका कारण है, देखिए, एक तो तमिलनाडु का 1967 के बाद से अगर आप हिस्ट्री देखें, 2 मौके आए हैं जब सरकार रिपीट हुई, दोनों करिश्माई नेता, एमजीआर और उसके अलावा जयललिता। उसके अलावा करुणानिधि के रहते हुए भी कभी सरकार रिपीट नहीं। और एंटी इनकम्बेंसी एमके स्टालिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। उनके 2 मंत्री जेल गए और नेताओं पर आरोप हैं। और एक बड़ी बात जो वहाँ महिला वोटर्स में और शेड्यूल कास्ट वोटर, चुनाव से पहले, मतलब पिछले चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि सरकार अगर हमारी आ गई तो हम प्रोहिबिशन लागू करेंगे। अच्छा, क्योंकि शराब जो जहरीली शराब है, या कहें आप जो इस पूरे लिकर है, उससे मरने वालों में सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी के लोग हैं। तो वो चुनाव जीतने के बाद उस बात को भूल गए। दूसरा, डीएमडीके को जो उनके अलायंस में है, उसको ज़्यादा सीटें दी है। वीसीके एक पार्टी है जो दलितों की ही पार्टी है, उसको सीटें कम दी है। तो इसलिए वो जो फायदा उठा सकते थे एससी वोट का, उस पार्टी को ज्यादा सीट देकर। आप तो काफी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया। तो एक जो मोटी सी बात दिख रही है इनके सर्वे में, विजय ने एंटी इनकम्बेंसी का वो वोट ले लिया जो एआईएडीएमके को जाता। दोनों वोट लिया, एंटी इनकम्बेंसी का भी लिया, क्रिश्चियन वोट और कुछ मुस्लिम वोट। देखिए, स्टार हैं आप, इसलिए आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ऐसा नहीं है। हमने कमल हासन का हाल देखा ही। उसके अलावा डीएमडीके के जो नेता थे, कैप्टन क्या नाम था, विजयकांत, वो भी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए।
रजनीकांत चुनाव में आते आते, मतलब पॉलिटिक्स में आते आते बाहर निकल गए, क्योंकि उनको बताया गया कि आपका फैन क्लब बहुत बड़ा है, लेकिन वो फैन जो है वो वोट में कन्वर्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में दोनों द्रविड़ पार्टियां जो हैं उनका जो वोटर है, एक कोर है, वो बहुत कमिटेड है। केवल फिल्म स्टार हैं, आपको फिल्मों में पसंद करते हैं, इसलिए अपनी पार्टी को छोड़कर आपको वोट देंगे, ये ज़रूरी नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर माइनॉरिटी वोट ज़्यादा काटा है, अब इन दोनों में है एंटी इनकम्बेंसी का ज़्यादा काटा या माइनॉरिटी का ज़्यादा काटा, क्योंकि माइनॉरिटी वोट बीजेपी के साथ रहने के कारण एआईडीएमके को मिलना नहीं था, वैसे भी क्रिश्चियन वोट जो है डीएमके को ही जाता है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद जो है एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा भी, वहाँ पादरी लोग बैठे हुए थे, कि आप लोगों की वजह से हम सत्ता में आए। तो इसलिए, और एआईडीएमके के पास कोई करिश्माई लीडर नहीं है। ई पलनस्वामी कोई बहुत लोकप्रिय, मतलब पूरे प्रदेश में हो ऐसे लीडर नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर संगठन का काम जी वो बहुत ज्यादा है। इस मामले में जो है विजय, जी हाँ, विजय के पास जो है कोई संगठन नहीं है ग्राउंड पर। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है एंटी इनकम्बेंसी और एमके स्टालिन, एमजीआर हो, करुणानिधि हो या जयललिता हो, उस तरह के करिश्माई नेता नहीं है। आपको लगता है कि ये बदल सकते हैं? तो ये ट्रेडिशन बरकरार रहेगा हर 5 साल में। सर आप बताएं, सर आपको ये मनोज जी का सर्वे कैसा लगा? देखिए, मुझे लगता है कि मनोज जी का ज़्यादा सही है। एडीएमके के पास जो आखिरी पॉइंट उन्होंने कहा, लीडर नहीं है। और दूसरा, चाहे करुणानिधि रहे हो या ये स्टालिन हो, उन्होंने जो लोगों को देना है, महिलाओं को, जो हम हर बार कहते हैं दूसरे राज्यों का ज़्यादा चर्चा होती है, जितना लोगों को मिलना चाहिए, करप्शन के चार्ज हो, जेल जाने वाले तो लालू यादव कितनी बार चुनाव जीते वहाँ पे, अब इस बार को छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे जेल जाने से कनीमोजी हो या को, अब देखिए कि जेल वेल जाने से उतना जनता को फर्क नहीं पड़ता है, जितना फर्क इस बात से पड़ता है कि हमें क्या मिला। हर वोटर, तमिलनाडु का भी पहले शुरुआत तो सबसे पहले तमिलनाडु ने की थी गिफ्ट देने की, बीजेपी तो नहीं आई थी, टेलीविजन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। वो अभी भी परंपरा को स्टालिन ने अपनी स्ट्रांग होल्ड रखा है, और उनके पास जयललिता सेना नहीं है। यदि कोई एडीएमके के पास कोई नेता होता तो निश्चित रूप से टक्कर होती, जो आज मंत्री जी कह रहे हैं। ठीक है सर, तमिलनाडु के बाद अब आइए केरला का भी एग्जिट पोल आपके सामने रख देते हैं। केरला में किसकी सरकार बन रही है, तो एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि केरला में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। यूडीएफ को 70 से 75 सीट मिल सकती हैं, मेट्रोराइज का सर्वे बता रहा है, जबकि एलडीएफ को 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, यानी खाता एनडीए का खुल सकता है केरल में। वहीं ये जरूर है, ये सरकार ये बता रही है कि कांग्रेस समर्थित जो गठबंधन है उसकी सरकार बन सकती है, सर्वे बता रहा है, मेट्रोराइज का ये सर्वे बता रहा है। मनोज जी, काफी हद तक हमको लगता है कि एलडीएफ ने जो अपना सेकेंड लीडर नहीं वहां खड़ा किया, उसका ज्यादा नुकसान उसको मिला, क्योंकि वहां पे लोकल बॉडी में किसी तरह का वो रिएक्शन पब्लिक के बीच में नहीं दिख रहा था कि हमारा जो विधायक है वो काम नहीं किया है। लेकिन 2-3 चीजें थी। एक तो जान लीजिए कि कम्युनिस्ट के साथ हमेशा हिंदू वोटर रहा है, चाहे वो बंगाल रहा चाहे केरला रहा, और उस हिंदू वोटर के साथ मुस्लिम या क्रिश्चियन, केरला में क्रिश्चियन जुड़ जाते थे और मुसलमान जुड़ते थे, और बंगाल में भी मुस्लिम जुड़ते थे, और वो सत्ता में आती थी। यहाँ पे क्या हुआ कि इस बार क्रिश्चियन के साथ साथ मुसलमानों को भी जोड़ने का कांग्रेस ने काम किया है। दूसरा, ये मत कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने वहां से, भाई चूंकि मेंबर भी हैं पार्लियामेंट, तो इसके कारण भी इस तरह का बदलाव दिखा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन एक ही चीज वहां पे दिखा कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो इनका एज 82 ईयर्स से था, और कुछ हिंदू मैटर भी वहां पे हुए, चाहे सबरीमाला का ले लें चाहे और ले लें, तो उसको लेकर हिंदू वोटर एलडीएफ से टूटा। और इसका बेनिफिट सीधे जाकर वो यूडीएफ को मिला है, और वो उसी का असर दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि बड़ा क्लोज फाइट है, जो हमने अभी आंकड़ा 10 सीट का अंतर आप दिखा रहे हैं। वोट शेयर में और क्लियरली पता चलेगा। एक बार जरा वोट शेयर देख लें केरला के एग्जिट पोल का, किस गठबंधन को कितना वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर आया, 39.5%, 39.5% वोट एलडीएफ को, और यूडीएफ को 41.7% वोट मिल सकता है, मतलब 2% वोट लगभग कहिए कि ज्यादा मिल सकता है। यूडीएफ को 13.5% वोट, बीजेपी को अभी कितना 11% लोकसभा में 11% का वोट है। तो असेंबली में 13.5% वोट बीजेपी अलायंस को मिल सकता है, अन्य को 5.5% के करीब वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी तुलना कर लीजिए जरा 2021 से आप, तो 2021 में लेफ्ट का वोट था 50.5%,
तो वहां से कोई बहुत ज्यादा नहीं लूज कर रही है, 1% वोट लूज कर रही है। यूडीएफ का वोट था 41%। यूडीएफ भी कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रही है, 0.7% वोट जो है उसका गेन हो रहा है। तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है। बताइए जी हाँ, ये लेफ्ट अलायंस का वोट है 50.38। बहुत गिरा है। 39.5। हाँ, तो 11%। 11%। 11%। ये इस बार क्या, ये मोटे तौर पर ये ठीक है, इस तरह का एक सेंस हो रहा था, एक सेंस आ रहा था कि भाई लगातार तीसरी बार लेफ्ट के लिए जीतना थोड़ा वहां मुश्किल होगा, और उसके कई कारण हैं। एक तो लीडरशिप का कारण था, हालांकि एक स्ट्रांग लीडरशिप की बात लेफ्ट के फेवर में जा रही थी कि उसका स्ट्रांग लीडरशिप है, और बीजेपी में कई लीडर्स कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वेणुगोपाल थे, रमेश चन्नीथला थे, वीडी सतीशन थे, कि ये सब लोग कम्पीट कर रहे हैं और वहाँ एक लीडर आइडेंटिफाइड है। लेकिन उसके अलावा क्या हुआ इस बार, जो जिसकी तरफ इशारा किया है मनोज जी ने, वो बड़ा फैक्टर है। इस बार बहुत ज्यादा वो लीन कर गए विजयन हिंदू वोट के लिए। उनको लगा कि हिंदू वोट हमारे साथ आ सकता है, जबकि उसी वोट के लिए बीजेपी कम्पीट कर रही थी। और उसमें क्या नुकसान किया उन्होंने, एक फैक्टर है वहाँ, एक प्लेयर है वो नतेशन, जो एजवा जाति से आते हैं, ओबीसी की एजवा जाति है। तो नतेशन को लेकर के वो बड़े सॉफ्ट हो गए। वो मुस्लिम हेट मॉन्गरिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं नतेशन। एक प्रोग्राम में इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया नतेशन को विजयन ने, तो उसका एक फैक्टर, एक काम वो कर रहा था। दूसरा क्या, उनके बारे में एक धारणा बनी कि वो केंद्र की सरकार के प्रति बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना, उन्होंने कहा भी कि हमको फंड चाहिए था केंद्र से, हम इसके लिए हुए। लेकिन ये 45% जो माइनॉरिटी का वोट था, उसमें ये बिलीवेबल है सर आपकी, ये नतीजे बिलीवेबल है आपके लिए कि हाँ, नहीं तमिलनाडु का बात भी था बिलीवेबल। एक बार रूही और देवेंद्र की बात आता है, क्योंकि बंगाल का सर्वे दिखाने का समय हो रहा है। दोनों स्टेट पर आप एक कमेंट देवेंद्र आपका। हाँ, तमिलनाडु और केरल दोनों के हिसाब से अगर देखें तो इसमें कोई मतलब जो सर्वे के जो आंकड़े हैं उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत और फर्क पड़ जाए, अदरवाइज ट्रेंड में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। और तमिलनाडु में पहले सौरभ देख लें कि एक चीज़ ज़रूर वहाँ पर रहस्य है कि टीवी के उन्होंने किसका वोट ज़्यादा काटा। जैसे शहरी क्षेत्र में अगर एंटी इनकम्बेंसी का वोट कटा है तो वहाँ पर डीएमके को फ़ायदा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर उन्होंने महिलाओं के वोट काटे हैं, या शहरी और ग्रामीण दोनों में महिलाओं के वोट काटे हैं, तो AIADMK की सबसे बड़ी ताकत महिला वोटर्स है। उसमें एक बड़ा सेंस सौरभ इस लिहाज से है कि 2 करोड़ 60 लाख के आसपास महिला वोटर्स हैं। 1 करोड़ 32 लाख तो ऐसी हैं जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है सक्सेसफुली, कलाईगनार योजना जो है। तो वो सारी चीज़ें डीएमके को एक मजबूत फोटे दे रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि उसमें उन आंकड़ों में कोई चेंज होने जा रहा है। केरल में नंबर्स लगभग वैसे रहेंगे, और बीजेपी के लिहाज से 1, 2, 3 कहानी खत्म। 1 सीट आ जाए, 2 सीट आ जाए, 3 सीट आ जाए। तमिलनाडु में और यूडीएफ की वापसी केरल में, ये आपको भी लगता है कि पॉसिबल? केरल में एक लाइन जोड़ दीजिए। हाँ जी, केरल में एक लाइन जोड़ दें कि कम्युनिस्ट साफ हो गए, पूरा बंगाल में पहले हो चुके थे, अब देश में कहीं भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं बची। ये एक इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ गया। भारत में कहीं कम्युनिस्ट सरकार नहीं होगी। जी रोही। देखिए, मैं दोनों ही राज्यों में नहीं गई हूँ, तो मैं आंकड़ों पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एक चीज है तमिलनाडु में, एक तो जैसे विजय की तब से बात हो रही है, बहुत मुश्किल है कहना, जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है डिस्ट्रप्टिव फोर्स होता है, उनका किस साइड वोट जाएगा ये आप तब तक नहीं कह सकते जब तक एक्चुअल आपके पास डेटा ना आए, जो कि 4 मई को आएगा। दूसरी बात, तमिलनाडु में स्टैलिन एक खुद में ही बड़ा एडवांटेज है, एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन वो पॉपुलर नेता है, स्पेशली महिलाओं के बीच में वो है पॉपुलर। उनकी जो फ्री बस स्कीम है, ये सारी स्कीम्स महिलाओं के बीच में पॉपुलर है। इनफैक्ट जो जयललिता एमजीआर की पॉपुलैरिटी AIADMK में जो थी महिलाओं के बीच, अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा डीएमके की तरफ शिफ्ट होती नजर आ रही है बिकॉज ऑफ स्टैलिन। केरला, देखिए बीजेपी के लिए जरूरी, ये ज्यादा बड़ी स्टोरी इसमें बीजेपी की है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में तो ऑल्टरनेट होता है केरला, क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि अपना मार्ग बनाए। 2 साउथ के स्टेट्स है जहां वो कुछ नहीं कर पाए हैं, 1 इज केरला एंड ऑफ कोर्स 1 इज तमिलनाडु। तो उनकी पूरी कोशिश रही है, राजीव चंद्रशेखर को उन्होंने वहां मंत्री से हटा के वहां स्टेशन किया हुआ है। तो एक प्रेस्टीज बैटल है बीजेपी के लिए कि ऐसा परफॉर्मेंस दे कि लोग उनको सीरियसली लेना शुरू करे केरला में। तो बड़ी स्टोरी यहां पे बीजेपी की है। जी, तो ये आपके सामने एग्जिट पोल की डिटेल्स जो है असम की, जहां पर हिमंता सरकार एक बार फिर बन सकती है, भाजपा की तीसरी बार सरकार बन सकती है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बरकरार रह सकती है, स्टालिन एक बार फिर सत्ता में आ सकते हैं, ये एग्जिट पोल ने दावा किया है। और डेब्यू में अच्छे वोट मिल सकते हैं, ज्यादा सीटें नहीं एक्टर विजय को, और AIADMK को वो कामयाबी हासिल होती नहीं दिखाई दे रही कि वो स्टालिन को सत्ता से हटा सकते। केरल में कांग्रेस की वापसी, यूडीएफ की वापसी मुमकिन दिखाई दे रही है, और वहां पर विजयन लेफ्ट फ्रंट का जो चेहरा है वो इस बार सत्ता से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन 3 राज्यों का एग्जिट पोल के नतीजे जो अभी आपके सामने रखे हैं,
ये मेट्राइज का डेटा है। इसके अलावा असम का और एग्जिट पोल्स का डेटा भी हमने आपको दिखाया। सभी में एक ही ट्रेंड दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है एक बार। उसमें अंतर यह है कि बीजेपी अभी तक अलायंस पार्टनर्स के साथ सरकार बनाती थी, इस बार बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। चलिए, तो लगातार सबको इंतजार है उस बड़े नंबर का जिस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी और पार्टियों की सांसें अटकी हुई थी। वो चुनाव था पश्चिम बंगाल का। करो या मरो की लड़ाई थी सौरभ, और बस अब से कुछ ही देर बाद हम वो पहला आंकड़ा आपके सामने रखेंगे कि आखिर कितना % वोट किस पार्टी को मिलने जा रहा है, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, किस रीजन से कौन गेन कर रहा है, कौन सा मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और दीदी का वोट बैंक क्या उनके साथ इंटैक्ट रहा या खिसक गया। बीजेपी को गेन हुआ तो किन रीजन से हुआ, किसने वोट किया, और जो वोट परसेंटेज है, हिस्टोरिक टर्नआउट है, उसका फायदा किसको मिला, और एसआईआर ने जहां बड़ा डेंट मारा था उन सीटों पर एडवांटेज किसको रही। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी हाँ, वक्त अब बंगाल के एग्जिट पोल का आ गया है। अभी आप लास्ट मिनट करेक्शन नहीं कर पाएंगे आप वरुण जी। नहीं, वो तो आपके पास चला गया, प्लेट बन चुका है सारा, तो मैं क्या करेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, और आप तो अभी देर कर रहे हैं, शायद दूसरे जगह दिखा भी रहा है। दे दीजिए फिर बंगाल का डेटा, दे दीजिए, दिखा दें फिर। एकदम दिखाइए आपका बंगाल का डेटा। ठीक है, बंगाल के डेटा का फिर तैयारी पूरी है तो स्क्रीन पर दे भी दीजिए व्यूअर्स के लिए। बाकी तीनों राज्यों का चलिए, तो सबसे पहले वोट शेयर की बात कर लेंगे सौरभ। तो ठीक। वोट शेयर की अगर हम बात करें तो टीएमसी को पिछली बार 48% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार 40.8% मेट्रोराइज का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है 40.8% दीदी के खाते में जा रहा है, और बीजेपी यहां उससे ज्यादा वोट शेयर हासिल कर रही है 42.5%, और अन्य के खाते में 16.7% वोट शेयर यहां जाता हुआ दिख रहा है। तो जिस तरह से वोट शेयर में एडवांटेज बीजेपी है, तो निश्चित तौर पर सीटों में भी एडवांटेज बीजेपी कन्वर्ट होगी। और जैसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट ने अच्छा चुनाव लड़ा है, कुछ पार्टियों ने अच्छा डेंट किया है, तो अदर्स के खाते में जो 16.7 का फिगर है वो भी इंडिकेशन कर रहा है। लेकिन ये 42.5% का वोट बैंक कहां से आया, कैसे आया, उसका एनालिसिस करेंगे, और कितनी सीटों में कन्वर्ट हुआ। ये आपने बिल्कुल अभी, क्योंकि अंतर 1.7% वोट का दिखाई दे रहा है। पिछली बार जो 10% वोट का अंतर था, ममता बनर्जी 10% ज्यादा वोट लेकर के आई थी, वो इस बार 40.8 पर रुकती दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी 38 से बढ़कर 42.5%, मतलब 4.5% वोट गेन कर सकती है। सीटें अभी आप दिखाएंगे और अभी तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन लगभग 2% वोट से ऊपर भाजपा रहेगी। और यानी कि आप तो कह रहे थे कि 10% वोट भाजपा स्विंग करने में कामयाब हो जाती है, अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर तो बहुमत की सरकार बनाएगी। 6 पे तो बनाई लेगी, तो यहाँ तो इसका मतलब बम्पर कहीं ज्यादा आगे जाएंगे। मैं तो नकारा भी नहीं हूँ। चाहे सौरभ जी के जितने भी कार्यक्रम थे, शायद हम लोग उसी तरह के दे रहे थे, और इसके कारण भी हैं। जिस तरीके से लोगों ने 2-3 चीजों का, एक आया कि ममता दीदी ने पिछले 3 सालों से लोगों को लगातार, महिलाओं को या बच्चियों को कहिए कि वो 1,500 रुपए वो दे रही थी, जिसके कारण महिलाएं उनके पास रहेंगी। मैं फिर आप एक बार समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई पॉलिसी होता है उसका 6 महीने तक ज्यादा इफेक्ट रहता है। आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, आप बिहार का देख लीजिए, जैसे आपने दिए उसके 2 या 3 महीने बाद इलेक्शन था, तो लोगों में उत्साह बना रहता है। जब आप 3 साल से ले रहे हैं उस पॉलिसी को, तो जो हमारे अंदर में क्या इंटरेस्ट पैदा होता है कि भाई अब इससे बेटर क्या हो सकता है। आप याद रखिए 2024 का पोल का, जब पार्लियामेंट का हो रहा था, उस एक डेटा सामने आ गया है कि जैसा आपने कहा कि महिला वोट बैंक में सेंधमारी करना बीजेपी के लिए मस्ट था, और वही डिसाइसिव फैक्टर होगा सौरभ, और वही दिख भी रहा है। 44% दीदी के साथ महिलाएं हैं, 41% बीजेपी के साथ महिलाएं हैं, और अदर्स के खाते में 15% महिलाओं का वोट बैंक जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है मेट्राइज के एग्जिट पोल के अंदर। 3% अभी भी ज्यादा प्रेफरेंस महिला वोट में दिखाई देती है। ममता बनर्जी के लिए पॉपुलर है वो महिलाओं में 41% महिला वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी, अच्छा, ये और ये पुरुष वोटर है। पुरुष वोटर में ज्यादा रुझान वो बीजेपी की तरफ है। 4% ज्यादा पुरुष वोटर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हुए दिख रहे हैं। 40 और 44% वोट ये मिलता हुआ दिख रहा है टीएमसी और बीजेपी को। हम तो इसका उल्टा एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आपने बताया कि वोट ज्यादा मिलेगा भाजपा को, तो शायद महिला वोट ज्यादा मिलता। पिछली बार भी देखेंगे तो पुरुष ऐसा नहीं था कि बीजेपी के साथ वोट नहीं दिए थे, वो ज्यादा ही थे महिलाओं की अपेक्षा। इस बार महिलाओं का जो पिछला आंकड़ा था, अभी वो आपके स्क्रीन पर आएगा, शायद आ भी गया, तो ये बढ़ा है महिलाओं भाजपा के लिए महिला वोट बढ़ा है।
तो इसलिए मैंने कहा कि आप जब उस आंकड़े को देखेंगे, पिछला 2021 के आंकड़े के साथ तुलना करेंगे, तो दोनों जगह से पुरुष और महिला दोनों का समर्थन इस बार बीजेपी को ज्यादा मिला है। और जो मैं बात बताना चाह रहा था कि ये 3 जो था 3 साल से जो दे रही थी, अब लोगों को नया 2024 में सारा सेंट्रल का पॉलिसी दिया जा रहा था, सारे गरीब लाभान्वित थे, लेकिन उसी बीच में आप देखेंगे कि कांग्रेस ने एक 3,000 का फॉर्म भरवाना शुरू किया था और उसका इफेक्ट दिखा था वोट में, लोगों को उम्मीद जगी थी। तो ये 3 साल के देने के बाद जब बीजेपी ने यहाँ 3,000 रुपए की बात की तो लोगों को लगा कि ये तो 1,500 मिलेगा ही मिलेगा, बंद थोड़ी होगा। ठीक है, मैं एक पिछला बता दूं, टीएमसी को 50% महिला वोट बैंक मिला था और बीजेपी को 36% और अन्य के खाते में 4 और कांग्रेस के खाते में 10 गया था। तो सीधे सीधे बीजेपी ने यहाँ पर एक अच्छा गेन किया है 36 से, अगर आप इस फिगर पर पहुंच रहे हैं तो। जी, दूसरी बात है कि अभी देखिएगा कलकत्ता, बर्धमान, हुबली, हावड़ा, सब जगह जो पोल हुआ था जहां पे बीजेपी की उम्मीद थी, इस बार वहां पे पोल ज्यादा हुआ है। अब आपके सर्वे में सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आया है लोगों के बीच से, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। इश्यूज क्या थे और सबसे बड़े मुद्दे क्या थे लोगों के? बेरोजगारी यह हमेशा टॉप करता है हर सर्वे में, तो 14% लोगों ने बेरोजगारी बताया। चुनावी हिंसा 13% लोगों के लिए ये एक प्रमुख मुद्दा था। एसआईआर को 12% लोगों ने एक प्रमुख इशू बताया। घुसपैठ को भी 12% लोगों ने माना कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके अलावा करप्शन, भ्रष्टाचार, इसको 10% लोगों ने अपने लिए सबसे बड़ी चिंता की बात माना है। तो 14% लोगों ने बेरोजगारी, चुनावी हिंसा को 13% लोगों ने बताया इशू है। एसआईआर 12% लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो अब यहाँ पर सीटों का नंबर आ रहा है और सीटों की बात करें तो नॉर्थ बंगाल रीजन में 54 सीटें यहाँ पर आती हैं और बीजेपी ने पिछली बार इस रीजन में 25 सीटें जीती थी। और इस बार का जो मेट्रोराइज एग्जिट पोल का डेटा है, नंबर है, वो क्या कह रहा है? टीएमसी के खाते में 15 से 18 सीटें जाती दिख रही हैं और बीजेपी को 30 से 33। यहां पर देखें, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को 30 से 33, तो लगभग 8 यहां पर बीजेपी को गेन होता हुआ दिख रहा है। यहां पर बीजेपी को लगभग 8 सीटों का, टीएमसी के खाते में 15 से 18। बीजेपी को भारी बढ़त नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये सारा रीजन आता है और यहां से बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का माना जाता है पहले भी, और पहले 25 सीटें थी, 8 सीटों का इजाफा फिलहाल नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है और वोट परसेंटेज में भी इजाफा यहां पर हुआ है। प्रदीप जी, अभी तक जो कुछ डेटा आया है ये अपेक्षा के अनुसार ही है आपके? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कंजर्वेटिव है। रिजल्ट में इससे ज्यादा दिखेगा। 7% वोट टीएमसी का कम हो रहा है, इसका मतलब हिंदू वोट ही कम हो रहा है। मुसलमान तो बीजेपी को जाकर वोट देगा नहीं, तो उनका मुस्लिम वोट तो इंटैक्ट है। उसमें अगर थोड़ा बहुत जाएगा तो कांग्रेस या सीपीएम ने कैंडिडेट उनका अगर अच्छा है तो हो सकता है चला गया, लेकिन ज़्यादा मतलब अगर थोड़ा मान भी ले तो 5% से ज़्यादा हिंदू वोट टीएमसी से निकल कर बीजेपी को गया है। एक बात बिल्कुल। और मेरा मानना है कि इस चुनाव का जो गेम चेंजर इशू है वो है महिला सुरक्षा। जो महिलाओं का वोट घट रहा है ममता बनर्जी की पार्टी को, उसका सबसे बड़ा कारण ये। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सब मिलाकर होता है, एंटी इनकम्बेंसी, दूसरे मामले, एसआईआर से जो फर्क पड़ा है, वो सारे मामले अपनी जगह पर है। लेकिन महिलाएं ममता बनर्जी के राज में सुरक्षित नहीं है, ये उनके मन में जरूर आया और उसका असर चुनाव में दिख रहा है। ये वन साइडेड, जब रिजल्ट आएगा 4 मई को तो आपको वन साइडेड आपने कितना महिला वोट बताया टीएमसी को मिला था पिछली बार? 50%। टीएमसी को 50% और बीजेपी को 36% मिला था। लगभग 10% महिला वोट भी डाउन हो रहा है ममता बनर्जी का, तो उसका असर जाहिर है कि देखना चाहिए। जी, अभी तक के डेटा पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं डेटा पे नहीं बोलती हैं आप, आंकड़ों पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ग्राउंड पे मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा बड़े मुद्दे थे। पहली बात, कट मनी, भ्रष्टाचार। कट मनी इज अ बिग टर्म इन बंगाल। कट मनी भ्रष्टाचार जो ग्राउंड लेवल पे होता है, बहुत नाराजगी है वोटर्स को उसको लेके। दूसरी बात, बेरोजगारी, लैक ऑफ डेवलपमेंट, लैक ऑफ इंडस्ट्री। तीसरी बात, जो बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा। एंटी इनकम्बेंसी का जो एक बुके है उसमें ये 3 बहुत बड़े मुद्दे उठ के आए हैं। एंड ऑफ कोर्स एसआईआर मुद्दा है उन लोगों के लिए जिनका नाम नहीं आया है, उनमें बहुत नाराजगी है, वो भाजपा और इलेक्शन कमीशन से नाराज है। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी का एक तैयार हुई है डिश, उसमें 3 ये बहुत बड़े मुद्दे। जो ट्रेंड बता रहे हैं वो उससे सहमत हैं आप? ट्रेंड तो ये कह रहे हैं एक तरफा होने वाला है, ये तो कह रहे हैं क्लोज। आपको जो पसंद आ जाए। देखिए, आप तीसरा रास्ता भी ले सकते हैं। सिंपल चीज है, एंटी इनकम्बेंसी मूड है ग्राउंड पे।
ठीक है, ये- 20 fair enough, मन से ठीक है, सरकार इसमें हिला बहुत देगा, कुछ ये है। भी तय है। मतलब मैं इससे ये तो favor मैं नहीं कैसे है। कह दूं, नहीं मैं कह सकती फिर मैं हूँ। मनोज जी की जगह बैठ Play जाती। safe। अगर नहीं, सिफोलॉजी play safe। अगर सिफोलॉजी मेरा क्राफ्ट होता तो हाँ। मैं तो मनोज जी की जगह बैठती। ठीक है, तो मनोज जी आपका अगला डेटा नॉर्थ बंगाल में तो आप 8 सीटों का इजाफा करा रहे हैं और आगे हम अलग अलग रीजन की अगर हम बात करेंगे, रारा रीजन की और साउथ बंगाल रीजन की, तो वहां पर डेटा क्या कुछ कह रहा है, जैसे ही रेडी होता है वो डेटा तो वो हम आपके सामने यहाँ पे रखेंगे। तो जो रीजन है उसकी बात हम करें, अगर रार रीजन, वर्धमान रीजन जिसे कह रहे हैं, तो वहां पर डेटा क्या कुछ कह रहा है। मेट्राइज ने यहाँ पर इस रीजन में 57 सीटें जो हैं वो कुल रखी थी, अगर मनोज जी हम गलत नहीं है तो 57 सीटें यहाँ पर रखी थी और टीएमसी के खाते में आपको बता दें लगभग 26 से 32, बीजेपी के खाते में 25 से 30 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं और अन्य को भी शायद 2 सीट मिल सकती है। तो यानी कि वर्धमान बीरभूम का जो ये रीजन है जिसमें पुरुलिया, बांकुरा, पूर्वी वर्धमान, पश्चिमी वर्धमान और बीरभूम जिले जो हैं इस रीजन में हमने रखे हैं, मेट्राइज ने रखे हैं और उसमें 57 सीटों में आपको बताएं जो डेटा निकलकर सामने आए हैं, टीएमसी के खाते में 26 से 32, बीजेपी के खाते में 25 से 30 और अन्य को शायद 2 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार टीएमसी ने यहाँ पर 39 सीटें जो हैं वो हासिल की थी और बीजेपी के खाते में 18 सीटें यहाँ पर गई थी। तो इस रीजन में मनोज जी एक अच्छा गेन बीजेपी को यहाँ से भी मिल रहा है। पिछली बार भी मिलता, लेकिन पिछली बार जिस हिसाब से पोल कराया गया वो शायद सूट नहीं किया। मतलब और जो इस बार 8 फेज में इस जो हो बार गया था। एक चीज जान लीजिए, जो शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, हम शांतिपूर्वक इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक तो बूथ के अंदर मैंने कोई अभी हंगामा होते हुए नहीं दिखा है, बूथ के बाहर दिखा है। टीएमसी का जो सबसे बड़ा हथियार होता था और जो वो पोल कराती थी, बंगाल में आप जाएंगी तो दोपहर के 12 बजे माने 1 बजता है तो लोग आराम करने चले जाते हैं। ये बंगाली कल्चर है कि वो 2 घंटा के लिए वो दोपहर में रेस्ट करने जाते हैं। 1 से 4 3 एक से घंटा, चार, वही मैं 3 घंटा 3 घंटा गुजरात और में भी यही है। यही है। और और आपको ये लगेगा कर्फ्यू लग गया है दोपहर में। और ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ा हथियार था। और उस समय जो पोल होता था, अभी आप देखेंगे कि सुबह से लेकर दोपहर तक का पोल का परसेंटेज कुछ रहा और शाम को फिर हाई हो रहा है। उसके पीछे के कारण कि उस समय पोल वहां पे कम होता था, लेकिन जब पिछली बार का पोल देखिएगा तो उस समय पे हाई पोल जाता था, चूंकि उनको उसी समय पोल करना था। जो 68 लाख वोट कटा है, जैसे सौरव जी ने का वहां नाम है और यहाँ पे है, तो टीएमसी के लोगों की मैपिंग ये बताती थी कि ये नहीं है, इनका पोल मुझे करना है। तो लिस्ट बना के रखा जाता, तो 2 घंटे के अंदर बूथ के अंदर मतलब जो छापा वहां वोटर के होता था। हाँ वो बूथ के अंदर बैठकर पोल करते थे कि चूंकि भाई वोटर नहीं आ रहे तो मैं उनके लिए पोल कर दूं। लेकिन यहाँ पूर्वी वर्धमान में 0 सीटें थी पिछली बार बीजेपी की, बीरभूम में 1 सीट मिली हुई थी, पश्चिमी वर्धमान में जरूर 3 सीटें मिली हुई थी। तो यहाँ पर सब जगह आप गेन करा रहे हैं अच्छा खासा। अधिक गेन नहीं करेगी तो फिर मेरे लास्ट के आंकड़े कैसे मिलेंगे? अभी तो नंबर और बढ़ने हैं। हाँ? भाई, ये आपने 111 सीटों का सर्वे दे दिया। 111 सीटों में आप कह रहे हैं कि बीजेपी 55 से 63 जा सकती है जी। और अनुमान ये था, आपका भी अनुमान ये था कि उसको 100 टच करना पड़ेगा। 100 करना पड़ेगा। मतलब अगली जो 50 सीट आप देंगे, 50-52 सीट, उसमें उसको 40 सीट जीतनी होगी कम से कम। 100%। अगले रीजन पर जाएं उससे पहले अभी तक के ये 2 रीजन बताए इन्होंने। हाँ, ये दोनों तो पैटर्न के हिसाब से लग रहा है सौरभ। और इस बार के इलेक्शन में अगर आप देखें तो जिन इश्यूज की बात हो रही है ना, वो सारे इश्यूज ऐसा नहीं था कि 5 साल पहले नहीं था। जैसे कट मनी की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, करप्शन की बात कर लें, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन वो अंडर कवर इस लिहाज से हो जाती थी कि जो भय और मैनेजमेंट जो टीएमसी का था सिस्टम, उसमें फिर एंटी इनकम्बेंसी उस रूप में हावी नहीं हो पाती थी, जो कि इस बार नहीं रहा है। अन्यथा आप टीएमसी का बूथ मैनेजमेंट की बात कर लें, उनके कैंडिडेट सिलेक्शन की बात कर लें, ममता बनर्जी की अपनी पॉपुलरिटी की बात कर लें, ये सारी चीज़ें रहती थी। और लेकिन सामने जो एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा बुके तैयार होता था, कटमनी हमेशा से वहाँ पे लाता चलते रहता है। किसी से बात करें तो वो ये पेन बताते थे, लेकिन उस पेन के चलते वोटिंग ना करें, ये अवसर उनको पहली बार मिला। यानी जो भय, जो एक रीजन 12% आई गेस और 13%, जैसे बेरोजगारी नंबर 1 पे मुद्दा था, तो भय वाला जो मुद्दा था सुरक्षा वाला, वो भी एक बड़ा रीजन था। तो जो भय मुक्त चुनाव है, कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स हैं उसके इर्द गिर्द ही निश्चित तौर पर कि 5 साल में वो ऐसा एक नहीं हुआ कि बड़ा- बेरोजगारी बढ़ गई है, 5 साल हाँ। पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, या 5 साल में महिला सुरक्षा का मामला ये आ गया, ये सारी चीजें थी, लेकिन टीएमसी अपने मैनेजमेंट से उसको अंडर कवर रखी हुई थी। इस बार वो एक्सपोज हुआ।